morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई पार्ट 2 के बारे में। आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पार्ट 1 कवर किया था, उसके अंदर थोड़ी बेसिक इन्फो और थोड़े बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसके बारे में हमने लर्न किया था। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर वैक्सीन और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी इफ़ेक्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नेम है वैक्सीन। तो आपको पता है कि भाई आपकी जो भी बॉडी होती है वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, तो भाई माइक्रोबीज ऑलरेडी पहले से अंदर होते हैं कि जो क्या करते हैं डिसीज़ के सामने आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपकी ही बॉडी में वो क्या करते हैं, तो भाई एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये जो बॉडी है तो वो हमारी बॉडी को पहले से रिमेंबर होता है कि भाई कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने कैसे फाइट करना है। वो क्या करते हैं, तो डेड और वीकेंड माइक्रोबीज होते हैं तो उससे वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, और साथ में जो भी आपकी हेल्थी बॉडी होती है तो वो इनसाइड ही क्या करती है, तो भाई जो भी बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया के सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और जो भी हमारी बॉडी होती है उसको एक सूटेबल कंडीशंस एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि क्या होता है इनसाइड ही वो एंटीबॉडी अपने आप क्रिएट होती है और वायरस और बैक्टीरिया के सामने आपकी जो भी बॉडी है वो अपने आप एंटीबॉडी क्रिएट करती है और उसके सामने फाइट करती है। तो यहाँ पे जो भी एंटीबॉडीज़ है तो वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और लाइफ टाइम वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिससे आपकी बॉडी अपने आप प्रोटेक्ट होती है। तो वो कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे जो भी एंटीबॉडीज़ है उसको वैक्सीन बोला गया है, और वो कैसे वर्क करता है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कुछ डिसीज़ जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स है, हिपेटाइटिस है, तो ये सारे जो भी डिसीज़ है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, अब बचने के लिए आपको क्या चाहिए, वैक्सीनेशन। मतलब कि आपको दवाई या तो जो भी उसके डोज होते हैं वो लेने होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्कशन करें तो आपको पता है कि आपके बचपन में आपने बहुत सारे इंजेक्शंस लिए होंगे। किसके लिए, तो जो भी डिसीज़ है उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के वो लिस्ट प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से इंजेक्शन किस टाइम पे आपने लिए थे और वो कौन से डिसीज़ के लिए थे। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। तो ये जो सारे डिसीज़ है, डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं उसको इंजेक्शंस और जो भी वैक्सीनेशन है वो किया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये नेसेसरी है किसके लिए, तो जो भी बच्चा होता है वो बच्चे के लिए उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और ये जो सारे वैक्सीनेशन है वो आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, PHC है, वहाँ पे अवेलेबल होते है। आपने टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा या तो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी पोलियो है तो उसका जो भी वैक्सीनेशन स्कीम होता है जिसको आप पल्स पोलियो प्रोग्राम बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी एड टीवी के ऊपर दी जाती है कि जो छोटे बच्चे को 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे पोलियो के जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं एक्चुअल में वो भी क्या है, तो वन टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है, वन टाइप ऑफ यहाँ पे आपको इंजेक्शंस मतलब कि जो भी डिसीज से फ्री होने के लिए दवाई दी जाती है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में यहाँ पे वैक्सीन डिस्कवर की थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग में जो भी स्मॉल पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स को क्या किया गया, ख़त्म किया गया। क्यों, तो भाई जो भी स्मॉल पॉक्स है वो बहुत बड़ा डिसीज मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था और धीरे धीरे अब वो कम हो गया है। और अभी के टाइम में जो भी वैक्सीन्स होती है वो मेनली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से ही बनाई जाती है, और वही हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ में जो भी ह्यूमन्स है, दूसरे एनिमल्स है, उसको भी वो क्या करते हैं, डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो नीचे आपको सेकेंड स्लाइड के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसके डायग्राम्स आपको दिए गए हैं कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्टली उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे जो भी सॉइल होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये जो माइक्रोबीज है जिसको आप कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोल सकते हो, 78% जितना नाइट्रोजन है फिर भी हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली यूज़ करता है बैक्टीरिया और वो सॉइल के अंदर उसका फिक्सेशंस करता है। यहाँ पे डायग्राम में आप नाइट्रोजन फिक्सिंग
साइनोबैक्टीरिया देख सकते हो और ब्लू ग्रीन एल्ग आपको दी हुई है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ये सॉइल की फर्टिलिटी की बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो चलो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की बात करें तो बूजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि उसके स्कूल में जो भी गार्डनर था उन्होंने क्या किया, मैनर बनाया। लेकिन कैसे बनाया, तो उनकी जो ट्रिक थी उन्होंने दी। उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने स्कूल के आसपास जो भी वेस्ट ऑफ प्लांट थे, वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, ओके, और अपने घर में जो भी कचरा था गार्डन में वो सब उन्होंने कलेक्ट किया। फिर घर के पास एक गड्ढा खोद के उसने उन लोगों ने वो कचरे को क्या कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। किस लिए, तो डिस्पोजल होने के लिए। और थोड़े टाइम बाद, मतलब कि कुछ दिनों बाद उसको आप देखते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है और वही कचरे का कन्वर्जन मैनर में हो जाता है। तो पहेली और जो भी बूजो है तो उनको लगा कि ये भाई कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं, ओके, दोनों को आधी मिट्टी से उसको भरना है। एक के ऊपर आपको ए लिखना है, दूसरे के ऊपर बी। जो भी ए वाला है उसके अंदर आपको क्या डालना है, तो भाई जो भी प्लांट वेस्ट है वो डालना है। और बी के अंदर आपको पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स है, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयस है, वो सब आप उसके अंदर डालना है। और 3 to 4 वीक आपको उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। और आफ्टर 3 to वीक आपको ऑब्जर्वेशन करके चेक करना है कि किस टाइप की इफेक्ट आपको दिखने को मिलती है, दोनों पॉट्स के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप दोनों पॉट्स को ऑब्जर्वेशन में लेते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या मेजर डिफरेंस है दोनों पॉट्स के अंदर। तो जो भी आपका पॉट ए है, मतलब कि जो भी प्लांट वेस्ट है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और प्लांट वेस्ट का कन्वर्जन मैनर में हो जाता है। और ये जो सारी प्रोसेस है वो माइक्रोबैक्टीरिया के थ्रू होती है कि जो क्या करते हैं, उसको मैनर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पे ये सारी एक्शन माइक्रोबीज के थ्रू होती है और साथ में वो न्यूट्रिशंस भी रिलीज़ करते हैं जो प्लांट के लिए यूज़फुल है। अगर हम पॉट बी की बात करें तो उसके अंदर पॉलीथीन बैग थी, एम्प्टी ग्लासेस थे, तो वहाँ पे वो सब माइक्रोबीज की इफ़ेक्ट उसके ऊपर होती नहीं है। तो उसके जो भी शेप और साइज से स्ट्रक्चर था उसमें किसी भी टाइप का चेंज आपको देखने को मिलता नहीं है। और पॉट बी के अंदर जो भी सब्सटेंस है एज यूजुअल है, उसके अंदर मैनर में उसका कन्वर्जन होता नहीं है। मतलब कि जो भी प्लांट वेस्ट है, ओके, जो भी लिविंग कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, उसके ऊपर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इफेक्ट होती है। अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर कभी भी उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर अपने आसपास होता है, आप देखते हो तो जो भी प्लांट होता है वो सड़ जाते हैं और थोड़े दिन बाद जो भी एनिमल्स होता है उसकी डेड बॉडी भी क्या होती है, ग्राउंड, मतलब कि सरफेस के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो क्या करते हैं, तो भाई लॉन्ग टाइम में उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में लाते हैं। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डीकम्पोज करने से जो भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के, उसका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल सब्सटेंस में, मतलब कि मैनर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे वो मैनर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है तो उसको फिर से यूज़ कौन करता है, तो प्लांट और एनिमल ही करते हैं, मतलब कि वो यूज़फुल है, किसी भी टाइप की हार्मफुल इफेक्ट देता नहीं है। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, डिग्रेड द हार्मफुल, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट को वो कम करते हैं और जो भी स्मेली सब्सटेंस, बदबूदार सब्सटेंस को भी वो क्या करते हैं, दूर करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट के वो क्लीन अप करते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर वो यहाँ पे अच्छा वर्क करते हैं, एनवायरनमेंट के यहाँ पे प्योरीफाई का वो वर्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन बीइंग के लिए या तो किसी भी लिविंग के लिए बहुत तरह से हार्मफुल है, ओके। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिसीज़ क्रिएट करते हैं उसकी बॉडी में। कुछ डिसीज़ यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं तो उसको आप पैथोजेंस भी बोल सकते हैं हो। ये आइडेंटिफाई रखना है, पैथोजेंस किसको बोलते हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डिसीज़ होता है उसको आप पैथोजेंस बोलते हो। कभी कभी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड को बिगाड़ते, क्लोथ को बिगाड़ते और लेदर को भी वो स्पॉइल करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि कौन कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है और कहाँ कहाँ पे वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस।
ओके, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो जो भी पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, तो हम ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे, हम पानी पीते हैं या तो हम खाना खाते हैं, उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और यहाँ पे वो क्या होता है, ट्रांसमिट होते रहते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से भी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्थी पर्सन को क्या करता है, तो इन्फेक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आप कैरिड भी बोल सकते हो। और जो भी माइक्रोबियल डिसीज़ है वो क्या होते हैं, तो भाई इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में इजीली स्प्रेड होते हैं। किसके थ्रू, एयर, वाटर, फूड या तो फिजिकल कांटेक्ट में आने से ये जो डिसीज़ है, वायरसेस है, वो स्प्रेड होते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कम्युनिकेबल डिसीज़ बोल सकते हो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज जैसे कि कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो यहाँ पे आपको ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको आपको कैसे स्टॉप करना है, उसको स्प्रेड होने से कैसे आपको यहाँ पे रोकना है, तो उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हो। तो सीधी बात है कि जब आपको स्नीजिंग मतलब कि छींक आती है तब आपको क्या करना है, तो आपके जो भी नोज़ है या तो माउथ है उसके ऊपर आपको क्लोथ रखना है, जिससे जो भी उसके वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। अगर वो स्प्रेड होते हैं तो वो हेल्थी पर्सन को भी यहाँ पे वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर भी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई इन्फेक्शन की। तो उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो भी पर्सन होता है अगर वो बीमार है, सफ़रिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजिस, तो उसके जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो भाई जो भी एयर होते हैं उसके थ्रू स्प्रेड होते हैं। मॉइस्चर होते हैं, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ द वायरसेस उसके अंदर कैरी होते हैं या तो बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। और ये जो वायरस है वो क्या होता है, तो भाई जो भी बॉडी होती है तो हेल्थी पर्सन के अंदर वो जाता है ब्रीदिंग के थ्रू और उसको भी वो इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो भी एनिमल्स है, वो भी एक टाइप के कैरियर्स ही है। किसके, तो डिसीज कोजिंग जो भी माइक्रोबीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको वो कैरी करते हैं और उसके थ्रू वो डिसीज़ को फैलाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, तो हाउस फ्लाई एक सिंपल सा कैरियर है कि जो अपने घर में आपने देखा होगा। जो भी हाउस फ्लाई होती है वो गार्बेज मतलब कि गंदा कचरा होता है या तो एनिमल का जो भी वेस्ट होता है उसके ऊपर वो बैठते हैं। वहाँ से बैठने के बाद वो क्या करते हैं, तो जो भी पैथोजेंस मतलब कि ये जो डिसीज़ फैलाते हैं तो उस पैथोजेंस होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। और उसके बाद जो फ्लाइज होती है वो अनकवर मतलब कि जो ढका हुआ नहीं है, ऐसे खाने के ऊपर जाके वो बैठती है, वो चीज़ को वो गंदा करती है या तो बिगाड़ती है। तो यहाँ पे सीधी बात है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपको अनकवर फूड कभी भी खाना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डायग्राम के अंदर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दिया हुआ है कि जो यहाँ मलेरिया के लिए है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फूड हम ऐसा खाते हैं कि जो भी पैथोजेंस यहाँ पे चिपके हुए होते तो वो क्या करते हैं, तो भाई हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो इसीलिए हमें ऑलवेज कैसा खाना खाना चाहिए कि जो कवर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। मेनली जो घर में फूड बनता है वही हमको खाना चाहिए। बाहर का जो भी अनकवर फूड है, बाहर की जो भी फूड वैरायटीज़ है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको खाना चाहिए नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी फ्लाइज होती है वो बैठती है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल कैरियर के फॉर्म में दिया हुआ है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसका डायग्राम आपको दिया हुआ है। ओके, वो क्या है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया मतलब कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटो दिया हुआ है, वो भी कैरियर है किसका, डेंगू वायरस का, कि जो भी डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे हमको जो भी मलेरिया है और डेंगू है उसको कैसे कंट्रोल में करना है। ओके, तो उसके भी रिगार्डिंग आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो आपको टीचर आपको बोलती है कि अपने आसपास जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे पानी को भरने देना चाहिए नहीं, मतलब कि पानी है तो उसको वहाँ से साफ़ करो। ऐसा क्यों, तो जो भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो मेनली पानी के अंदर उसका ब्रीडिंग होता है, पानी के अंदर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास की जो भी जगह होती जैसे कि कूलर्स है, टायर्स है, फ्लावर पॉट है, वहाँ पे अगर पानी कलेक्ट होता है तो वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग होता है। तो उस जगह पे आपको पानी को भरने देना चाहिए नहीं। अपने आसपास जितनी भी जगह है उसको आपको क्लीन और ड्राई रखना है। ओके, जिससे मॉस्किटो का ब्रीडिंग आप वहाँ पे कम कर पाते हो और मॉस्किटो वहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं। और सीधी बात है, आपको जो भी मलेरिया है वो मलेरिया स्प्रेड होने के जितने भी
रीज़न्स है तो रीज़न्स को आपको लर्न कर लेना चाहिए, उससे बचने के लिए आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिसीज़ आपको दिए हुए हैं कि जो क्या करते हैं, कैसे फैलते हैं। ओके, तो जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, तो उसके बारे में आपको टेबल में पूरी डिटेल दी हुई है। कौन कौन सा डिसीज़ है, उसको आपको कैसे बचना है, तो थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर वायरस से फैलने वाले, बैक्टीरिया से फैलने वाले, प्रोटोजोआ से फैलने वाले बहुत सारे डिसीज़ आपको दिए हुए। उसका ट्रांसमिशन मोड भी आपको दिया हुआ है, एयर है, कॉन्टैक्ट है, वाटर है, मॉस्क्यूटो है। ओके, कौन कौन से डिसीज़ कैसे फैलते हैं। और प्रिकॉशन में कॉमन यही है फ्रेंड्स कि आपको बाहर का खाना नहीं चाहिए, पानी उबला हुआ पीना चाहिए। अगर आपको कोई हार्मफुल बीमारी है, ओके, तो मतलब आपको सेपरेट रहना चाहिए। ऐसे प्रिकॉशंस आपको दिए हुए हैं। आप एक बार बॉक्स देखोगे तो आपको इजीली सारी जो भी मेथड है वो पता चल जाएगी कैसे वो फैलते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो कुछ एनिमल्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमंस को और प्लांट को भी नहीं, लेकिन एनिमल को भी वो डिसीज से क्रिएट, एनिमल के अंदर भी वो डिसीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एंथ्रेक्स जो डिसीज़ है वो ह्यूमन और जो भी एनिमल्स है उन दोनों के अंदर आपको बैक्टीरिया के थ्रू देखने को मिलता है। फुट और माउथ डिसीज़ है, ओके, और जो वायरस के थ्रू फैलता है। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 के अंदर यहाँ पे जो भी बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से यहाँ पे उन्होंने जो भी इसकी वैक्सीन्स थी वो वैक्सीन्स क्रिएट की थी एंथ्रेक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये तो डिस्कशन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इफ़ेक्ट एनिमल्स के ऊपर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। तो टॉपिक है डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। तो देखो जो प्लांट है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं कि भाई व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन है, ऑरेंज है, एप्पल है, ऐसे प्लांट्स को भी वो अफेक्ट करते हैं। उसका जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है, यील्ड प्रोडक्शन है वो कम कर देते हैं, उसकी क्वालिटी वो डाउन करते हैं। फिर यहाँ पे टेबल दिया हुआ है 2.2, उसके अंदर आपको प्लांट डिसीज दिए हुए, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो आप केमिकल या तो जो भी पेस्टिसाइड्स आते हैं उसका यूज़ करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया है साइट्रस कैंकर है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड है एयर। फिर रस्ट ऑफ व्हीट है, फंगी के थ्रू होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड है एयर एंड सीड्स। और उसके बाद येलो वेन मोज़ाइक ऑफ द भिंडी, जिसको आप ओकरा बोलते हो, वायरस के थ्रू फैलता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड है इंसेक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कॉमनली कि भाई जो भी प्लांट है उसके अंदर डिसीज़ कैसे क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई डाउट आपको हो तो जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है उसके ऊपर आप मुझे कॉल करके या तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे को पूछ सकते हो। और जिस किसी फ्रेंड को भी पार्ट 1 देखना बाकी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके वो देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।